एपिसोड 24। महल की ऊंची दीवारों के बाहर आसमान पर गहरे बादल छाए थे। बिजली की गड़गड़ाहट और हवाओं की सनसनाहट जैसे आने वाले तूफान का ऐलान कर रही थी। राजमहल का हर कोना चौकसी में था। सैनिक गलियारों में दौड़ रहे थे, मशालें जल रही थी और हर ओर एक बेचैनी फैली थी। दिया और युवराज पुस्तकालय से बाहर निकलते ही इस माहौल को और गहराई से महसूस करने लगे। दिया ने युवराज की ओर देखा। उसके चेहरे पर तनाव साफ था, लेकिन आंखों में एक अडिग दृढ़ता भी थी। युवराज ने चलते चलते कहा, विक्रम, तुरंत दरबार में सभी विश्वसनीय मंत्रियों और सेनापतियों को बुलाओ। हमें इस हमले से पहले अपनी योजना तय करनी होगी। विक्रम ने सिर झुकाकर आदेश का पालन करने के लिए कदम बढ़ाए। दिया ने धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि गद्दार हमारे ही करीब है? युवराज ने उसकी ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, हाँ दिया, और यही सबसे खतरनाक बात है। बाहर के दुश्मनों से लड़ना आसान है, लेकिन जब वार करने वाला हमारे ही बीच छुपा हो तब सबसे मुश्किल होता है उस पर भरोसा करना। दिया की आंखों में चमक आई। उसने दृढ़ता से कहा, तो फिर मुझे भी इस योजना का हिस्सा बनाओ। अगर मुझे सचमुच तुम्हारे साथ खड़ा होना है तो मुझे अंधेरे में मत रखो। युवराज उसके शब्दों से चौंका, लेकिन फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। तुम्हारी हिम्मत किसी भी सैनिक से कम नहीं है। ठीक है, तुम मेरे साथ चलोगी, लेकिन वादा करो, जो भी हालात बने तुम खुद को संभालोगी। दिया ने सिर हिलाया, अब मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूं। थोड़ी ही देर में महल के विशाल दरबार में मशालों की रोशनी जगमगाने लगी। संगमरमर के फर्श पर सैनिकों के कदमों की आवाज गूंज रही थी। मंत्रियों और सेनापतियों की सभा जुट चुकी थी। हर किसी के चेहरे पर बेचैनी साफ थी। युवराज अपने सिंहासन पर बैठे और दिया उनके बगल में खड़ी रही। ये पहली बार था जब उसने पूरे राजदरबार का सामना इस रूप में किया था। युवराज ने सबकी ओर देखते हुए कहा, आज रात हमें खबर मिली है कि हमारे बीच गद्दार मौजूद है। वो लोग साम्राज्य के खिलाफ हमला करने वाले हैं। ये कोई अफवाह नहीं, बल्कि पक्की सूचना है। सभा में कानाफूसी होने लगी। एक मंत्री ने घबराए स्वर में पूछा, महाराज, क्या आपने अंदाजा लगाया है कि वो गद्दार कौन हो सकता है? युवराज की आवाज में दृढ़ता थी, अभी नहीं, लेकिन हमें उसके लिए तैयार रहना होगा। और मैं सबको चेतावनी देता हूं कि जो भी गद्दारी में पकड़ा जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। दिया सब कुछ ध्यान से देख रही थी। उसे लग रहा था कि यहाँ मौजूद कुछ चेहरे उस खबर से ज्यादा बेचैन हैं, जैसे कि उनकी पोल खुलने वाली हो। सभा खत्म होने के बाद जब सभी लोग बाहर निकलने लगे, दिया की नज़र एक शख्स पर अटक गई। वो था मंत्री राजवीर। उसके चेहरे पर अजीब सी घबराहट थी। दिया ने युवराज से धीरे से कहा, क्या तुमने देखा? मंत्री राजवीर बार बार पसीना पोंछ रहे थे और उनकी नज़रें हर किसी से बच रही थीं। मुझे लगता है वो कुछ छुपा रहे हैं। युवराज ने थोड़ा सोचा और कहा, तुम्हारी नज़र गलत नहीं होती दिया, लेकिन हमें बिना सबूत के किसी पर शक नहीं करना चाहिए। हम उसे परखेंगे। दिया ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में शक और गहरा हो गया। महल के गलियारे रात में और भी भयावह लगने लगे थे। मशालों की लौ टिमटिमा रही थी। बाहर तेज हवा बह रही थी, जिससे दरवाजे और खिड़कियां चरमराने लगी थीं। दिया अपने कमरे में आई, लेकिन उसकी आंखों में नींद कहाँ थी। वो बार बार अपनी माँ की यादों में खो जाती और युवराज के शब्द गूंजते, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। उसका दिल कसक उठा। अगर माँ को सचमुच साजिश का शिकार बनाया गया तो मुझे उनकी मौत का बदला लेना ही होगा। रात के गहरे सन्नाटे में अचानक दिया ने अपने कमरे के बाहर हल्की आहट सुनी। वो चौकन्नी हो गई। धीरे से उसने दरवाज़ा खोला और देखा कि गलियारे में एक परछाई तेजी से आगे बढ़ रही है। दिया ने हिम्मत जुटाकर उस परछाई का पीछा करना शुरू किया। परछाई कभी बाईं ओर मुड़ती, कभी सीढ़ियों से नीचे उतरती। दिया ने अपनी सांसें रोके उसका पीछा किया। अंत में वो परछाई महल के एक गुप्त कक्ष में जा पहुंची। दिया दरवाजे के पास आकर छुप गई और अंदर झांकने लगी। कक्ष के अंदर उसने देखा मंत्री राजवीर और कुछ अजनबी लोग मौजूद थे। उनके पास नक्शे और तलवारें थीं। राजवीर की आवाज गूंजी, आज रात का हमला तय है। जैसे ही महल की उत्तर दीवार पर पहरा ढीला पड़ेगा, हमारे लोग भीतर घुस आएंगे और तब युवराज का तख्त भी खत्म हो जाएगा। दिया का दिल जोर से धड़कने लगा। तो मेरा शक सही था, राजवीर ही गद्दार है।
लेकिन तभी उसके पैर से एक हल्की आवाज हुई। अंदर बैठे लोगों का ध्यान दरवाजे की ओर गया। कौन है वहां? एक आदमी चिल्लाया। दिया घबराकर तुरंत पीछे हट गई और गलियारे में भागने लगी। पीछे से कदमों की आवाज तेजी से आने लगी। दिया पूरी ताकत से दौड़ रही थी। गलियारे अंधेरे में और भी डरावने लग रहे थे। एक मोड़ पर अचानक दो नकाबपोश सामने आ गए। दिया ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन उनमें से एक ने उसका हाथ पकड़ लिया। पकड़ ली गई, अब इसे भी खामोश करना पड़ेगा। दिया ने हिम्मत जुटाकर जोर से उस पर लात मारी और हाथ छुड़ाकर फिर दौड़ पड़ी। लेकिन उसके दिल में डर साफ था, अगर मैं पकड़ी गई तो शायद जिंदा न बचूं। तभी अचानक गलियारे के दूसरे सिरे से युवराज तलवार लिए प्रकट हुए। उनके चेहरे पर गुस्से की लपटें साफ थीं। उन्होंने गर्जना की, हिम्मत कैसे हुई मेरी दिया को छूने की? युवराज तलवार लेकर नकाबपोशों पर टूट पड़े। लड़ाई भयंकर थी। दिया दीवार से लगकर सब कुछ देख रही थी। युवराज की हर चाल तेज और सटीक थी। चंद मिनटों में दोनों नकाबपोश जमीन पर गिर पड़े। युवराज ने दिया की ओर देखा। तुम ठीक हो? दिया ने हाँफते हुए कहा। हाँ, लेकिन युवराज, मैंने सब सुन लिया। गद्दार राजवीर है, आज रात हमला होने वाला है। युवराज ने उसकी बात ध्यान से सुनी और गहरी सांस ली। तो अब हमें इंतजार नहीं करना चाहिए, हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी, दिया ने कहा। लेकिन सावधान रहना होगा। अगर राजवीर को जरा भी शक हुआ कि हमें उसकी सच्चाई पता चल गई है तो वो और खतरनाक हो जाएगा। युवराज ने सिर हिलाया। सही कह रही हो, हमें चाल चलनी होगी। सुबह होते ही हम ऐसा जाल बिछाएंगे कि राजवीर खुद ही अपने गुनाह कबूल कर ले। दिया ने उसकी आंखों में देखा। उनमें अब डर नहीं था, बल्कि एक नई चमक थी, एक साथ लड़ने की हिम्मत की चमक। महल की दीवारों पर अभी भी तूफान की गड़गड़ाहट गूंज रही थी, लेकिन इस बार दिया अकेली नहीं थी। युवराज उसके साथ खड़े थे। दोनों ने खिड़की से बाहर काले आसमान की ओर देखा और मन ही मन संकल्प लिया, गद्दार चाहे जितना भी ताकतवर क्यों न हो, सच और विश्वास की ताकत उसे जरूर हराएगी। यहीं से शुरू हुआ उनके संघर्ष का नया अध्याय। महल के प्रांगण में सुबह की पहली किरणें पड़ते ही एक नई बेचैनी फैल गई। रात का तूफान थम चुका था, लेकिन हवा में अब भी भारीपन था, जैसे किसी बड़ी घटना का पूर्वाभास। युवराज अपने निजी कक्ष में बैठे युद्ध नीति पर विचार कर रहे थे। सामने दिया खड़ी थी, उसके चेहरे पर नींद का नामो निशान नहीं था। पिछली रात की घटनाओं ने उसे अंदर तक हिला दिया था। युवराज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, दिया, अब वक्त आ गया है कि हम राजवीर को बेनकाब करें, लेकिन हमें चालाकी से खेलना होगा। दिया ने तुरंत पूछा, तुम्हारा मतलब है कि उसे सीधे पकड़ने के बजाय उसके लिए जाल बिछाया जाए? युवराज ने उसकी ओर देखा, हल्की सी मुस्कान के साथ। बिल्कुल, अगर हम उसे बिना सबूत पकड़े तो दरबार में कई लोग उसका पक्ष लेंगे। हमें ऐसे सबूत चाहिए जो हर किसी के सामने उसकी गद्दारी साबित कर दें। दिया ने सिर हिलाया। तो मुझे बताओ, मुझे इसमें क्या करना होगा? युवराज ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, तुम्हें राजवीर की नज़दीकियों पर नज़र रखनी होगी। वो किससे मिलता है, क्या बातें करता है, ये सब जानना होगा। और हाँ, हमें उसका विश्वास भी जीतना पड़ सकता है, ताकि वो अपनी चाल खुद बताए। दिया थोड़ी हिचकी, लेकिन फिर दृढ़ स्वर में बोली, ठीक है, मैं ये करूंगी। अगर मेरी माँ ने सचमुच इसी साजिश का सामना किया था तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। सुबह होते ही दरबार दोबारा बुलाया गया। इस बार माहौल और भी तनावपूर्ण था। सैनिकों की संख्या दोगुनी कर दी गई थी। युवराज ने सभा में घोषणा की, महल में गद्दारी की बू और गहरी होती जा रही है, लेकिन हम दुश्मन को सोचने देंगे कि उसकी योजना सफल हो रही है। राजवीर सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर बनावटी शांति थी, लेकिन उसकी आंखों में छुपी बेचैनी दिया ने साफ पकड़ ली। युवराज ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, आज रात उत्तर द्वार की सुरक्षा को हल्का किया जाएगा, ताकि हम देख सकें दुश्मन कब और कैसे हमला करता है, और तब हम उसे उसी की चाल में फंसाएंगे। दिया ने गौर किया। ये घोषणा सुनते ही राजवीर के होंठों पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। वो समझ गई कि युवराज का दांव सही जगह पर पड़ा है। दरबार खत्म होने के बाद दिया ने सोचा कि अब समय है राजवीर के करीब जाने का। वो महल के बगीचे की ओर बढ़ी, जहां अक्सर राजवीर टहलने आता था। कुछ देर बाद राजवीर सचमुच वहां पहुंचा। दिया ने जानबूझकर उसकी ओर जाते हुए कहा, मंत्री जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। राजवीर ने चौंककर उसकी ओर देखा। राजकुमारी दिया, इस समय क्या बात इतनी जरूरी है? दिया ने थोड़ी झिझक दिखाते हुए कहा,
मुझे लगता है महल के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हर किसी पर शक किया जा रहा है। मैं अब डरने लगी हूं। राजवीर ने ध्यान से उसकी ओर देखा, फिर मुस्कुराया। डरने की जरूरत नहीं है राजकुमारी, लेकिन डरना भी कभी कभी अच्छा होता है। इससे इंसान सच्चाई समझ पाता है। दिया ने धीरे से कहा, अगर मैं आपको भरोसे की बात बताऊं तो आप मुझ पर हंसेंगे तो नहीं? राजवीर अब और पास आ गया। कहिए। दिया ने जानबूझकर उसकी ओर देखते हुए कहा, मुझे लगता है युवराज सबको बचा नहीं पाएंगे। शायद वो जीत ना सके, और ऐसे में मुझे किसी और का सहारा लेना होगा। राजवीर की आंखों में अचानक चमक आई। उसने हल्की आवाज में कहा, अगर सचमुच ऐसा है तो आप निश्चिंत रहें, मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। दिया ने मन ही मन सोचा, तो ये सच में अपने राज उगलने को तैयार है। उस रात महल की गलियों में असामान्य हलचल थी। दिया अपने कक्ष की खिड़की से बाहर झांक रही थी। तभी उसने देखा राजवीर एक अजनबी को गुप्त इशारा कर रहा है। वो अजनबी तुरंत महल से बाहर निकल गया। दिया समझ गई कि राजवीर ने अपने लोगों को खबर भेज दी है कि उत्तर द्वार आज कमजोर है। वो तुरंत युवराज के पास पहुंची और बोली, राजवीर ने संदेश भेज दिया है, आज रात हमला निश्चित है। युवराज ने गहरी सांस ली। ठीक है, अब हमारी बारी है। सैनिकों को छुपा दिया गया है। जैसे ही वे लोग अंदर घुसेंगे हम उन्हें घेर लेंगे। दिया ने चिंतित स्वर में पूछा, और अगर राजवीर बचने की कोशिश करे तो? युवराज ने तलवार उठाते हुए कहा, तो वो मेरे सामने खड़ा होगा और तब उसे कोई नहीं बचा पाएगा। आधी रात को महल का माहौल अजीब सा हो गया। चारों ओर सन्नाटा था, बस हवा की सरसराहट गूंज रही थी। उत्तर द्वार की ओर अचानक कुछ परछाइयां तेजी से बढ़ी। ये राजवीर के लोग थे। उन्होंने बिना किसी रुकावट के महल में प्रवेश किया, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि भीतर हर कोने में सैनिक पहले से तैनात है। जैसे ही वे अंदर बढ़े, मशालों की रोशनी जगमगाई और तलवारों की चमक फैल गई। घेरो इन्हें, सेनापति की आवाज गूंजी। कुछ ही पलों में घुसपैठियों को पकड़ लिया गया। उनकी आंखों में हैरानी थी। युवराज और दिया दरबार में खड़े थे। पकड़े गए दुश्मनों को सबके सामने लाया गया। युवराज ने गंभीर स्वर में कहा, अब सच सामने आएगा। ये लोग किसके इशारे पर आए थे? एक घुसपैठिया कांपते हुए बोला, हमें मंत्री राजवीर ने भेजा था। उसने कहा था कि आज रात महल की सुरक्षा कमजोर होगी। सभा में हलचल मच गई। सबकी निगाहें राजवीर पर टिक गई। राजवीर का चेहरा उतर गया। उसने संभलने की कोशिश करते हुए कहा, यह झूठ है, मुझे बदनाम करने की साजिश है। लेकिन तभी दिया आगे बढ़ी और बोली, नहीं मंत्री जी, ये झूठ नहीं। मैंने अपनी आंखों से आपको अजनबी को इशारा करते देखा है, और आपकी बातें अब मुझे साफ समझ आ रही हैं। युवराज ने तलवार की नोक उसकी ओर तानते हुए कहा, राजवीर, तुम्हारी गद्दारी अब छुपी नहीं रह सकती। तुम्हें राज्य और अपनी रानी के खिलाफ साजिश करने की सजा मिलेगी। दिया ने गहरी सांस ली। उसके मन में मिश्रित भावनाएं थी। एक ओर राहत कि सच सामने आ गया, दूसरी ओर पीड़ा कि उसके अपने साम्राज्य का एक विश्वसनीय मंत्री गद्दार निकला। उसने धीरे से कहा, युवराज, अब मुझे समझ आ गया कि माँ किस साजिश का शिकार हुई होंगी। यही लोग होंगे जिन्होंने उनकी जान ली। युवराज ने उसकी ओर देखा और आश्वासन भरे स्वर में कहा, दिया, अब कोई तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। तुम्हारी माँ की मौत का बदला लिया जाएगा। राजवीर को सैनिकों ने पकड़ लिया। उसकी आंखों में गर्व साफ था। दरबार की भीड़ में कानाफूसी गूंज रही थी। दिया ने आसमान की ओर देखा। सुबह की पहली किरणें फिर से महल की दीवारों पर पड़ने लगी थीं, लेकिन इस बार उसके दिल में एक नई ताकत थी। अब वो सिर्फ एक राजकुमारी नहीं, बल्कि अपने साम्राज्य की सच्चाई की रक्षक बन चुकी थी। राजमहल की रातें वैसे भी रहस्यों से भरी रहती थीं, लेकिन उस रात का सन्नाटा कुछ ज्यादा ही भारी था। हवाओं में अनकहे डर और बेचैनी तैर रही थी, मानो दीवारें भी किसी बड़े राज को छुपाने की कोशिश कर रही हों। अयान अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था। उसकी आंखें गहरी सोच में डूबी थीं। दूर कहीं सैनिकों की हल्की हलचल थी, पर उसकी नजरें उस पर नहीं थीं। उसके मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था, क्या सचमुच ये सब एक खेल है? क्या मैं एक मोहरा हूं? राजमहल की राजनीति और षड्यंत्र का बोझ उसके कंधों पर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक अलग ही जंग चल रही थी। स्नेहा के लिए उसकी भावनाएं। दूसरी ओर स्नेहा अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। उसके सामने जलती हुई दीपक की लौ बार बार हिल रही थी, जैसे वो उसके मन का हाल दिखा रही हो। उसके हाथ में वो चिट्ठी थी जिसे उसने बार बार पढ़ा था। उसमें सिर्फ इतना लिखा था, सावधान रहना, कोई है जो तुम्हें देख रहा है। स्नेहा का दिल तेजी से धड़क रहा था। किसने भेजी थी ये चिट्ठी?
और क्यों? वो सोच रही थी कि अयान को इस बारे में बताए या नहीं, लेकिन फिर मन में डर समा जाता। अगर ये सब सिर्फ उसे डराने का खेल है तो? लेकिन अगर सचमुच कोई साजिश है तो उसे चुप रहना कितना खतरनाक हो सकता है। महल के एक गुप्त कक्ष में उस रात कुछ लोग एकत्रित हुए थे। कमरे में धुंधली रोशनी थी और सभी चेहरों पर गंभीरता। सबसे आगे बैठा इंसान बोला, समय आ चुका है। राजगद्दी पर काबिज होने के लिए हमें अगले कदम की तैयारी करनी होगी। राजकुमार अयान हमारी राह का सबसे बड़ा रोड़ा है। दूसरा व्यक्ति बोला, लेकिन वो इतना आसान निशाना नहीं है। उसकी निगाहें तेज हैं और दिल भी मजबूत। अगर गलती हुई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तीसरा हंसते हुए बोला, गलती नहीं होगी। इस बार खेल पूरा होगा। हमें बस उसके सबसे बड़े कमजोर पक्ष पर वार करना है। कमरे में गहरी चुप्पी छा गई। सभी की निगाहें एक दूसरे पर थीं। और फिर धीरे धीरे एक नाम हवा में गूंजा, स्नेहा। सुबह का समय था। राजमहल के बगीचे में अयान और स्नेहा आमने सामने थे। अयान ने उसके चेहरे को गौर से देखा। आंखों के नीचे हल्के से काले घेरे, माथे पर चिंता की लकीरें। तुम ठीक नहीं लग रही हो, अयान ने धीमी आवाज में कहा। स्नेहा ने झूठा मुस्कान देने की कोशिश की। बस थोड़ा थक गई हूं। अयान ने उसकी आंखों में देखा और समझ गया कि वो कुछ छुपा रही है। स्नेहा, अगर कुछ है तो मुझसे कहो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। स्नेहा का दिल भर आया। वो चाहती थी सब कुछ कह दे, लेकिन डर ने उसकी जुबान बांध दी। उसने बस इतना कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं अयान, लेकिन तुम भी वादा करो कि चाहे कुछ भी हो तुम पीछे नहीं हटोगे। अयान ने उसका हाथ थाम लिया और दृढ़ आवाज में बोला, मैं वादा करता हूं, तुम्हारे लिए और इस राज्य के लिए मैं हर तूफान का सामना करूंगा। रात गहरी थी। महल के एक हिस्से में अचानक आग लग गई। सैनिकों में हड़कंप मच गया। सब लोग आग बुझाने में लग गए। इस अफरा तफरी के बीच कोई चुपके से स्नेहा के कमरे के पास आया। उसके कमरे के दरवाजे के बाहर एक खत रखा गया था। जब स्नेहा ने उसे उठाया, उसके हाथ कांप गए। अयान पर भरोसा मत करो, वो तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। तुम्हारा अतीत तुम्हारे खिलाफ जाएगा। स्नेहा की आंखें भर आईं। उसके मन में तूफान उठ खड़ा हुआ। क्या ये सच था या सिर्फ उसे तोड़ने की कोशिश? उसी समय अयान को भी एक सूचना मिली। उसके सबसे भरोसेमंद सैनिक ने कहा, राजकुमार, कोई अंदर से हमारे खिलाफ काम कर रहा है और निशाना सिर्फ आप ही हैं। अयान ने गहरी सांस ली। उसे समझ आ गया कि खेल शुरू हो चुका है, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि इस खेल में स्नेहा को मोहरा बनाया जाएगा। अगली सुबह दरबार में बड़ी सभा बुलाई गई। सब लोग मौजूद थे, मंत्री, सैनिक और खास मेहमान। अचानक एक व्यक्ति ने अयान पर आरोप लगाया, राजकुमार अयान अपनी शक्ति का इस्तेमाल निजी मकसदों के लिए कर रहे हैं। उन्होंने महल की एक साधारण लड़की को महत्वपूर्ण निर्णयों में शामिल किया है। ये परंपरा और राज्य दोनों के खिलाफ है। सभा में हलचल मच गई। सभी की निगाहें स्नेहा पर टिक गईं। स्नेहा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने सोचा भी नहीं था कि उसे इस तरह सबके सामने खड़ा होना पड़ेगा। अयान ने तुरंत खड़े होकर कहा, जो आरोप मेरे खिलाफ लगाए जा रहे हैं वो झूठे हैं। स्नेहा मेरी मित्र है और मैंने उसे कभी किसी अनुचित काम में शामिल नहीं किया। अगर किसी को शक है तो सामने आकर सबूत दे। पूरा दरबार खामोश हो गया, लेकिन उस खामोशी में भी षड्यंत्र की आहट साफ सुनाई दे रही थी। सभा खत्म होने के बाद अयान और स्नेहा अकेले रह गए। स्नेहा रोते हुए बोली, अयान, शायद सचमुच मैं तुम्हारे लिए बोझ बन रही हूं। तुम्हें बदनाम करने के लिए लोग मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। अयान ने उसे अपने पास खींच लिया और कहा, नहीं स्नेहा, तुम मेरी ताकत हो, मेरी कमजोरी नहीं। चाहे लोग कुछ भी कहें, मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिल कितना सच्चा है। स्नेहा ने पहली बार खुद को सुरक्षित महसूस किया, लेकिन अंदर ही अंदर वो डर से कांप रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। राजमहल की सुबह आमतौर पर सूरज की सुनहरी किरणों और पक्षियों की चहचहाहट से जगमगाती थी, लेकिन इस सुबह का माहौल अलग था। दरबार में उठाए गए आरोपों ने पूरे महल की हवा को भारी बना दिया था। हर ओर फुसफुसाहट थी। क्या सचमुच अयान पर आरोप सही है? क्या स्नेहा ही उसकी कमजोरी है? राजकुमार अयान का चेहरा सख्त था। उसने ठान लिया था
कि अब ये षड्यंत्र और नहीं चलेगा। किसी भी कीमत पर वो सच सामने लाएगा। लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि इस खेल में स्नेहा को लगातार निशाना बनाया जा रहा था। स्नेहा अपने कक्ष में बैठी थी। उसके हाथों में वो खत था जो कल रात मिला था। उसमें लिखा था, तुम्हारा अतीत तुम्हें बर्बाद कर देगा, अयान तुम्हें बचा नहीं पाएगा। स्नेहा की आंखें भर आईं। उसका अतीत, वो अतीत जिसे उसने कभी किसी से साझा नहीं किया था, आज उसके खिलाफ हथियार बन रहा था। उसके दिल में सवाल उठ रहा था, क्या अयान को सब कुछ बता देना चाहिए या चुप रहना ही बेहतर होगा? लेकिन एक डर उसे रोक रहा था। अगर उसने सच बताया और अयान का भरोसा टूट गया तो? उसी समय अयान को अपने खास गुप्तचर से जानकारी मिली। गुप्तचर ने फुसफुसाते हुए कहा, राजकुमार, हमें पता चला है कि महल के भीतर कोई राज लीक कर रहा है और अगला निशाना आपकी प्रतिष्ठा नहीं बल्कि स्नेहा की जान है। अयान की मुट्ठियां कस गईं। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कौन है वो? कौन इतनी हिम्मत कर रहा है? गुप्तचर ने सिर झुकाते हुए कहा, अभी तक नाम साफ नहीं है, लेकिन यकीन मानिए ये सब भीतर के लोग ही कर रहे हैं। बाहर से कोई इतनी आसानी से अंदर घुसपैठ नहीं कर सकता। अयान को समझ आ गया, दुश्मन उसके बहुत करीब है। दोपहर होते होते दरबार में फिर से हलचल मच गई। इस बार एक और बड़ा आरोप लगाया गया। स्नेहा की मौजूदगी राजमहल की सुरक्षा के लिए खतरा है। उसके परिवार का अतीत संदिग्ध है। अगर वो यहाँ और रही तो ये पूरे राज्य के लिए विनाशकारी होगा। सभा में शोर मच गया। मंत्रीगण आपस में बहस करने लगे। अगर ये सच है तो हमें तुरंत कदम उठाना होगा, लेकिन बिना सबूत के किसी को दोषी ठहराना ठीक नहीं। अयान ने सबको शांत करते हुए कहा, स्नेहा निर्दोष है। उसके खिलाफ ये सारे आरोप सिर्फ झूठे हैं और अगर किसी के पास सबूत है तो अभी पेश करे। लेकिन कोई सबूत सामने नहीं आया। सभा भले ही खत्म हो गई, लेकिन स्नेहा का दिल और भारी हो गया। उस शाम अयान और स्नेहा बगीचे में मिले। स्नेहा की आंखों में आंसू थे। अयान, अब मैं और नहीं सह सकती। हर रोज मेरे नाम पर सवाल उठाए जाते हैं। तुम पर उंगली उठती है। शायद सचमुच मैं तुम्हारे लिए एक बोझ हूं। अयान ने सख्त स्वर में कहा, तुम्हें लगता है मैं इतना कमजोर हूं कि दूसरों के आलोपों से टूट जाऊंगा? स्नेहा, तुम मेरी ताकत हो। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या सचमुच तुम्हारे अतीत में ऐसा कुछ है जिसे मैं नहीं जानता? स्नेहा चुप रही। उसकी चुप्पी ने अयान को और बेचैन कर दिया। मुझसे सच छुपाओगी तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? स्नेहा ने कांपते स्वर में कहा, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें बताना आसान नहीं होता, लेकिन वादा करती हूँ समय आने पर सब सच सामने रखूंगी। अयान ने गहरी सांस ली। उसे पता था कि स्नेहा कुछ छुपा रही है, लेकिन उसने तय किया कि जब तक सच सामने नहीं आता वो हर हाल में उसकी ढाल बनकर खड़ा रहेगा। रात के अंधेरे में वही गुप्त सभा फिर से हुई। इस बार चर्चा और खतरनाक थी। स्नेहा को दरबार से हटाना होगा। अगर वो रही तो अयान कभी हमारे जाल में नहीं फंसेगा। लेकिन कैसे? सीधे हमला करना तो असंभव है। अयान हमेशा उसे बचा लेता है। तो हमें ऐसा करना होगा कि अयान खुद उस पर शक करने लगे। कमरे में खामोशी छा गई और फिर धीरे धीरे एक नई योजना बनी, स्नेहा को गद्दार साबित करना। अगली सुबह महल के सैनिकों को एक गुप्त दस्तावेज मिला। उसमें राज्य की गुप्त जानकारी दर्ज थी और उस पर स्नेहा के हस्ताक्षर बने हुए थे। पूरे महल में हड़कंप मच गया। मंत्रीगण चिल्लाने लगे, यह तो राजद्रोह है, स्नेहा को तुरंत कैद किया जाए। स्नेहा हैरान थी। उसने जोर से कहा, ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन सबूत उसके खिलाफ था। सैनिक उसे पकड़ने आगे बढ़े। जैसे ही सैनिक स्नेहा की ओर बढ़े, अयान गरज उठा, कोई हाथ मत लगाना उसे। जब तक मैं जिंदा हूं कोई भी उसे कैद नहीं कर सकता। पूरा दरबार सन्न रह गया। मंत्रीगण आपस में फुसफुसाने लगे, राजकुमार अयान अंधे हो गए हैं। वो एक लड़की के लिए पूरे राज्य की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। अयान ने सबकी ओर देखते हुए कहा, मैं जानता हूं कि ये षड्यंत्र है। जो दस्तावेज मिला है वो जाली है और मैं खुद सच सामने लाऊंगा, लेकिन तब तक कोई भी स्नेहा को गद्दार नहीं कहेगा। उस रात स्नेहा ने अकेले में अयान से कहा, तुम्हें बार बार मेरे कारण सबके सामने खड़ा होना पड़ता है, लेकिन अब और नहीं। मैं कसम खाती हूं, मैं खुद ये साबित करूंगी कि मैं निर्दोष हूं, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। अयान ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हें खोने का ख्याल भी नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम सचमुच ये कदम उठाना चाहती हो तो याद रखना, मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा। स्नेहा की आंखों में चमक आई।
उसने महसूस किया कि चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो, अयान हमेशा उसकी ढाल रहेगा। लेकिन साथ ही उसके दिल में डर भी था, कहीं इस खेल का अंत उसकी और अयान की जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान में न बदल जाए। महल की छत पर खड़ा एक नकाबपोश व्यक्ति ये सब देख रहा था। उसके होठों पर मुस्कान थी। खेल अब और मज़ेदार होगा। अयान और स्नेहा दोनों को तोड़ना ही असली जीत है। वो अंधेरे में गायब हो गया और उसके साथ ही महल की दीवारों पर साजिश की परछाइयां और गहरी हो गईं। महल के भीतर की रात असामान्य रूप से भारी थी। दीवारों पर लटकते मशालों की लौ कांप रही थी, जैसे हवा में मौजूद बेचैनी को महसूस कर रही हो। पूरे दरबार में फैली अफवाहों ने राजमहल को एक अंधेरे साए में ढक लिया था। हर सेवक, हर सैनिक अब एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगा था। राजकुमार आयान अपने कक्ष में बेचैन टहल रहे थे। उनके सामने एक सवाल बार बार गूंज रहा था। कौन है वो जिसने स्नेहा पर झूठा आरोप लगाया, और क्यों? स्नेहा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसकी आंखें अब तक रो रो कर सूज चुकी थी। सामने वही जाली दस्तावेज पड़ा था जिस पर उसके हस्ताक्षर बनाए गए थे। उसका मन बार बार सोचता, अगर अयान मेरे लिए सबके सामने खड़ा न होता तो शायद मुझे अभी तक कैद कर लिया गया होता। वो धीरे से बुदबुदाई, क्यों मैं ही हमेशा निशाना बनती हूँ? क्या सचमुच मेरा अतीत मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगा? अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आने वाला गुप्तचर था। उसने धीरे से कहा, देवी स्नेहा, मैंने कुछ सुराग पाए हैं। शायद ये आपके खिलाफ रचे गए षड्यंत्र का सच खोल दें। स्नेहा ने तुरंत उसकी ओर देखा। बताओ, सच क्या है? गुप्तचर ने कहा, महल के भीतर कोई बहुत करीबी व्यक्ति दुश्मनों को जानकारी पहुंचा रहा है और वही आपकी लिखावट की नकल कर रहा है। हमें शक है कि ये काम कोई ऐसा कर रहा है जो पहले से आपके अतीत को जानता है। स्नेहा का दिल जोर से धड़क उठा। उसके मन में एक ही नाम आया, किया महल की एक दासी हमेशा स्नेहा से ईर्ष्या करती थी। दरअसल दोनों का अतीत किसी न किसी तरह जुड़ा हुआ था। सालों पहले जब स्नेहा अपने गांव में थी, किया भी वहीं रहती थी। लेकिन स्नेहा की मासूमियत और सुंदरता के कारण हमेशा गांव के लोग उसकी तारीफ करते थे। किया के भीतर जलन घर कर गई थी। अब महल में आकर उसे मौका मिला था स्नेहा से बदला लेने का। उस रात गुप्तचर ने अयान को भी ये सारी जानकारी दी। अयान की आंखों में गुस्से की आग जल उठी। तो ये किया का खेल है, अब देखता हूं मैं उसे कैसे बेनकाब करता हूं। अगली सुबह महल का मुख्य प्रांगण लोगों से भर गया। मंत्री, सैनिक, सेवक सब इकट्ठा थे, क्योंकि आज फैसला होना था कि स्नेहा दोषी है या नहीं। मुख्यमंत्री ने ऊंची आवाज में कहा, राजकुमार आयान, कल रात आपके आदेश से स्नेहा को कैद नहीं किया गया, लेकिन अब राज्य की जनता जवाब चाहती है। क्या वो निर्दोष है या गद्दार? सभा में शोर मच गया। सबकी निगाहें अयान पर टिक गईं। अयान ने दृढ़ स्वर में कहा, आज सच सामने आएगा, और वो सच किसी अफवाह पर नहीं बल्कि सबूत पर टिका होगा। इतना कहते ही उसने सैनिकों को इशारा किया। सैनिक एक लड़की को पकड़कर लाए। किया का चेहरा पीला पड़ गया। वो कांप रही थी। अयान ने कहा, ये है असली गद्दार, यही है जिसने जाली दस्तावेज बनाए और स्नेहा को भसाने की कोशिश की। सभा में हलचल मच गई। लेकिन सबूत कहाँ है? एक मंत्री ने सवाल किया। अयान ने मुस्कुराते हुए सैनिक को इशारा किया। सैनिकों ने एक थैला सामने रखा। उसमें मोम की मुहर, नकली दस्तावेज और स्नेहा की लिखावट की नकल वाले पन्ने थे। गुप्तचर ने बताया, ये सब हमें किया के कमरे से मिला है। उसने न सिर्फ लिखावट की नकल की बल्कि दुश्मनों से गुप्त संपर्क भी रखा। सभा में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें किया पर टिक गईं। अयान गरज कर बोला, किया, सच सच बता, तूने ये सब क्यों किया? किया की आंखों से आंसू निकल आए। मैं हमेशा स्नेहा से जलती थी। गांव से लेकर महल तक लोग सिर्फ उसकी तारीफ करते थी, और जब राजकुमार का ध्यान भी उसी पर गया तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकी। मुझे लगा अगर मैं उसे गद्दार साबित कर दूंगी तो वो यहाँ से हमेशा के लिए निकल जाएगी। स्नेहा ये सुनकर स्तब्ध रह गई। उसने धीरे से कहा, तो ये सब सिर्फ तुम्हारी जलन थी? तुमने मुझे गद्दार बना दिया, अयान की प्रतिष्ठा को दांव पर लगा दिया, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें मेरी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं थी? किया रोते हुए जमीन पर गिर गई। मुझे माफ कर दो देवी, मैं हार मानती हूं। मुख्यमंत्री ने गंभीर स्वर में कहा,
ये अपराध अक्षम्य है। राज्य के खिलाफ षड्यंत्र करने की सजा कठोरतम होती है। किया को कारागार में डाल दिया जाए। सैनिक किया को घसीट कर ले गए। पूरे दरबार ने राहत की सांस ली, लेकिन सबसे ज्यादा राहत स्नेहा को हुई। उसके दिल से एक बोझ उतर गया था। सभा खत्म होने के बाद अयान स्नेहा के पास आया। उसने स्नेहा का हाथ थामकर कहा, देखा, सच कितना भी छुपे एक दिन सामने आता ही है। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें कभी टूटने नहीं दूंगा। स्नेहा की आंखें भर आईं। अयान, अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं आज सबके सामने शर्मिंदा होकर कहीं खो गई होती। तुम हमेशा मेरी ढाल बनकर खड़े रहते हो। मैं सचमुच बहुत नसीब हूँ। अयान ने उसके आंसुओं को पोंछा और मुस्कुराते हुए बोला, अब वादा करो, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी। तुम्हारा अतीत, तुम्हारे डर सब मेरे साथ बांटोगी। स्नेहा ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, अब मैं सब सच बताऊंगी, वो भी जो अब तक छुपाया था। शाम ढलते ढलते महल फिर से रोशनी से जगमगाने लगा, लेकिन उसी समय एक गुप्त सुरंग में कोई नकाबपोश खड़ा था। उसकी आंखों में नफरत की आग थी। वो बुदबुदाया, किया तो सिर्फ मोहरा थी, असली खेल अब शुरू होगा। अयान और स्नेहा को अलग करना ही मेरा मकसद है, और इस बार ऐसा वार होगा जिससे उनका रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। उसने अंधेरे में कदम बढ़ाए और गायब हो गया।